हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। और भाई अच्छे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि त्योहार ही ऐसा है। हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से, प्रस्मित लर्निंग पॉइंट की तरफ से मेरे सभी सब्सक्राइबर को बहुत ही बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से दीपावली मना ली होगी। तो आज की वीडियो हमारी कुछ दीपावली की जैसी होने वाली है, बहुत धमाकेदार और चटपटी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ चैप्टर जो एंड हो चुका है हमारा, चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल, क्वेश्चन आंसर्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली धमाकेदार, क्योंकि इसमें हमारा पूरा निचोड़ आने वाला है। क्योंकि आप इस न्यूमेरिकल से जज कर पाएंगे कि हमें कितना सीख लिया है या कितना सीखना है, आपको चैप्टर कितना आता है कितना नहीं आता है, कौन से क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, कितने में फंस रहे हैं, तो एग्जाम में कितने क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि चैप्टर वाइज चैप्टर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यानी जो चैप्टर आपने पढ़ लिया, अब इसके क्वेश्चंस किस बिहाफ पे आएंगे। आपने समीकरण पढ़े तो समीकरण से रिलेटेड कैसे आएंगे, बैलेंस करना सीखा था, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और जितने भी रिएक्शन है उनमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो ये सब चीजें आपको पता लगेंगी कि हमको कैसे क्वेश्चन बनाने हैं और बनते कैसे हैं। तो वो सारे सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पा लीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो देखें तुरंत से आपको मिल जाए और आप वीडियो को देख लें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके सभी वीडियोस का लिंक दे रखा है मैंने। आप किसी पर भी क्लिक करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज देख लेते हैं अपने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देरी की। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपके सामने लिख दिए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। समीकरण को संतुलित करें, पहला क्वेश्चन हमारा यही होने वाला है। जो हमारे इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करना है, समीकरण को संतुलित करें। संतुलित कैसे करते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं उन पर जितने भी अणु भार होता है, अणु होते हैं, अणु की संख्या होती है, उनको प्रॉपर तरीके से सबकी बराबर होनी चाहिए। तो उस तरीके से हमें बैलेंस करना है कि जो हमारे अवकारक हैं, अवकारक और उत्पादों की जो अणुओं की संख्या है वो समान रहे, किसी में भी उतार चढ़ाव ना आए। तो उसी समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इनके जरिए हम समझ पाते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अब जैसे वीडियोस में भी मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखाया था, बैलेंस करना बताया था, लेकिन आप समझ पाए नहीं समझ पाए। तो ये वीडियो है इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझा दूं मैं, और जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको समझ आए, क्लियर तरीके से माइंड में सेट हो जाए, एग्जाम में कंफ्यूजन ना रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट की 4-5 मैंने इक्वेशंस लिख दिए हैं। अब इनको बैलेंस करना है, वो कैसे होगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो बस वीडियो पूरी एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है, जब बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम Cl बनता है, NaCl सोडियम क्लोरीन, साथ में BaSO4 बनता है। ठीक है, लेकिन क्या ये बैलेंस है? आप देखिए ध्यान से, क्या ये बैलेंस है? यहाँ पर बराबर है सबके अणुओं की संख्या, BaCl2, यहाँ BaSO4 हो गया। अब Cl पे 2 है और Na पर 2 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। Ba 1 है तो Ba 1 है। देखिए, B तो हमारा है सिंपल, जो हमारा Ba है और Ba ये तो मैच हो गया, यानी कि सही है, यहां तक तो सही है। अब NO यहाँ पर 2 है और यहाँ पर Na खाली है, और SO4 है तो SO4 ये भी क्लियर है, लेकिन ये खाली है और एक ये खाली है। Cl2 भी हमारा खाली है और ये Cl भी खाली है। तो अब ये जो दो तत्व हैं, क्लोरीन और सोडियम, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, यानी कि इनमें संख्या समान नहीं है, लेकिन SO4 और Ba इन दोनों की समान है। तो इनके समान करने के लिए हमें क्या करना होगा? Cl पर 2 है और Na पर भी 2 है, लेकिन यहां पर किसी पर भी कुछ नहीं है। तो सिंपल सा आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, तो हमारी ये बन गई बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए, BaCl2 Na2SO4 NaCl BaSO4। अब देखो, Na2SO4 है तो Na2 हो गया, SO4 हो गया। BaCl2 है तो Ba तो एक है, लेकिन Cl2 है तो हो गया, यानी Na2 है, Cl2 है, और ये दोनों Na भी 2 हो गया, Cl भी 2 हुआ, यानी कि ये इक्वेशन पूरी हमारी बैलेंस्ड होगी। तो बनेगी क्या हमारी प्रॉपर? BaCl2 प्लस Na2SO4, और उत्पाद हमारा बन गया 2NaCl प्लस में BaSO4, तो ऐसा ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से एग्जाम में लिख देंगे, जिससे आपका एग्जामिनर आराम से उसको क्लिक करके आपको पूरे नंबर दे दे। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बस आपको पहले देखना है
और रफली इसको इक्वेशन को सॉल्व करके आपको प्रॉपर तरीके से साफ तरीके से अलग से लिख देनी है। BaCl2 प्लस Na2SO4 है तो यहाँ पे 2NaCl हो जाएगा, दोनों पे 2 2 लग जाएगा, और BaSO4 तो जैसे हैं वैसे ही हैं। तो फ्रेंड्स पहली इक्वेशन आपको समझ आई होगी। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन क्या होने वाली है। बस आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करने में आप देरी कर जाते हैं, लाइक कर दिए करिए तुरंत, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, NaOH प्लस HCl की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा NaCl तो बनेगा, ये साथ में जल भी बनेगा H2O। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? आप देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले आप Na देखिए और ये Na देखिए, Na और Na बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। OH यानी O हमारा एक है, O हमारा एक है, सिंपल है। H और H2 है, H2 भी है, ठीक है। Cl हमारा एक है, Cl हमारा एक है, यानी कि ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभार क्या होता है, एग्जामिनर बिल्कुल सेम इक्वेशन रख देगा और आपको लगेगा बैलेंस करना, आप जबरदस्ती उसको बैलेंस करके अपना आंसर गलत कर लेते हैं, लेकिन हमको मालूम होगा तो हम पता कर पाएंगे ना ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो आप यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा जिससे आपके माइंड में अगर कंफ्यूजन हो वो पता लग जाएगा, आप खुद सॉल्व करिए। यहाँ पर Na एक है, Na एक है, ठीक है। Cl हमारा एक है, Cl भी एक है, यानी कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जो जो देखो Cl एक है, Na एक है, ठीक है। अब हमारा जो O है वो एक है इधर, और इधर तो है नहीं, लेकिन इधर भी एक है O। अब देखिए ये तीन क्लियर हो गए, H2 है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक H घेरा, आप कहोगे एक ही तो है, लेकिन एक ये भी तो है, तो ये दोनों मिलके H2 हो जाएंगे और ये भी H2। टोटल उत्पाद और टोटल अभिकारक में अणुओं की संख्या समान होती है, ना कि कोई एक तत्व में हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब चीज समान है, यानी कि ये पहले से ही बैलेंस्ड इक्वेशन, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं डायरेक्ट कि आपको कंफ्यूजन करने के लिए, जिससे आप उसको जबरदस्ती सॉल्व करें और आपका गलत हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सॉल्व करना आता होगा क्वेश्चन तो आप सही क्वेश्चन को पहचानेंगे और वैसा ही कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी, हमें इसे बैलेंस करना था या नहीं करना था, वो सब चीजें आपको पता होंगी जब आप उसको सॉल्व करना जानते होंगे। आप देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन, ये बैलेंस्ड है या नहीं, आप देख लीजिए इसको एक बार सोडियम और H2 की रिएक्शन कराई तो 2NaOH बना और H2 बना, तो क्या ये बैलेंस्ड है? आप एक बार देख लीजिए। सोडियम हमारा यहाँ पर एक है, लेकिन यहाँ पर दो है, बैलेंस्ड है ही नहीं, क्लियर है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ लगा दीजिए, तो सोडियम 2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 और 2 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, लेकिन केवल हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये बैलेंस्ड होगी हमारी इक्वेशन। बहुत सिंपल तरीके से आपने क्या किया, सबसे पहले देखा कि सोडियम यहाँ पर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले आप इक्वेशन को देखिए उसमें क्या दे रखा है और क्या लगाना है। यहाँ पर 2 दे रखा था सोडियम पर, तो हमने 2 यहाँ पर लगाकर बराबर कर दिया। बात आती है यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4 थे, यहाँ पर 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन भी 4 हो गया। अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिक 2 और 2 सेम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारी बैलेंस होगी, कितने इजी तरीके से मैंने आपको बैलेंस करना सिखा दिया है। अब लास्ट इक्वेशन रह गई हमारी H2Cl2 और HCl, ये कॉमन इक्वेशन है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा बस 2 लगा देना है। H2 है, C है 2 और लगा दीजिए 2HCl हो गया। यहाँ पे 2 2 दे रखा है, यानी कि दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। तो फ्रेंड्स आपको मैंने पहला क्वेश्चन क्लियर तरीके से समझा दिया कि कैसे बैलेंस्ड करना, कोई भी क्वेश्चन दी हो, बड़ी से बड़ी दी हो। अब देखिए यहाँ पर हमारा BaCl2 प्लस Na2SO4 दिया था, NaCl और BaSO4 बन रहा था। यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कौन सी चीज है और कौन सी नहीं है, जिसकी कमी थी उसको बराबर रख के जोड़ दिया और हमारी इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को देखा, ये पहले से ही सॉल्व थी, लेकिन हमको देखना तो पड़ेगा, ये पहले से सॉल्व थी, हमने इसको राइट कर दिया डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए इसमें हमने 2 इधर बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया और बैलेंस्ड हो गया। इस वाली में लास्ट में 2 बढ़ा के हमने इसको भी बैलेंस कर दिया। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं उसके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। और अगर लास्ट वीडियो देखनी हो मेरी जितनी भी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा है, आप उन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देखिए, समझिए और पूरा चैप्टर आप लर्न कर सकते हैं। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है क्लास 10th की केमिस्ट्री का, आप वहां से चैप्टर फर्स्ट का सब कुछ देखकर समझ सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो फ्रेंड्स आगे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल होते हैं, इनमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को आप कभी मत छोड़ना, अगर नहीं भी आ रहा है तो कुछ ना कुछ लिख के आना है आपको। इनमें थ्योरी ज्यादा होती है लेकिन मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। आप बस एक बार समझ कर लर्न कर लेंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे। मैंने जितनी वीडियो बनाई है आप उसमें देख के उसको समझ सकते हैं, वो वीडियोस मैंने बता दिया कहाँ मिलेंगे। आप देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संचारण के कारण होने वाली हानियां। मैंने आपको संचारण टॉपिक पढ़ाया था और उसमें बताया था हानियां किसको होती हैं और कैसे होती हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो आप देख लेना, वहां से भी समझ सकते हैं, और आज मैं आपको समझा देता हूं। संचारण हमारा क्या होता है, संचारण एक ऐसा दोष, एक ऐसी बीमारी होती है, अगर किसी धातु को लग जाए तो वो नष्ट हो जाती है, वो धीमे धीमे गलने लगती है, जैसे कि
मानव के लिए कैंसर बीमारी है। तो फ्रेंड्स, संचारण हमारा कब लगता है? जब हमारी कोई भी धातु नमी, आर्द्रता या किसी भी एसिड अम्ल के चपेट में आ जाती है, उसके आसपास आ जाती है, उसके समीप आ जाती है, या उसके टच में रहती है। जैसे कोई चीज लोहा है, वो कभी कई दिनों तक पानी के पास पड़ा है तो उसमें काई लग जाती है, जंग लग जाती है, तो फिर वो धीमे धीमे गलने लगता है और खराब हो जाता है। इसी प्रकार हमारा धातु के साथ हाल होता है जब उसमें संचारण हो जाता है। संचारण के सारे एग्जाम्पल है, चांदी पर कोई काई चढ़ जाती है, कॉपर पर चढ़ जाती है, लोहे पर चढ़ जाती है पानी के जरिए, तो ये सब संचारण के एग्जाम्पल है। इनसे क्या होता है, जो भी हमारी लोहे की जितनी भी धातुआं होती हैं उनकी क्षति होने लगती है दिन प्रतिदिन। तो फ्रेंड्स, इसका लिख लेते हैं हम, संचारण के कारण हमारी सभी धातुओं को क्षति पहुंचती है। फ्रेंड्स, मैंने सिंपल सा आंसर दे दिया है, संचारण के कारण हमारी सभी धातुओं को क्षति पहुंचती है। अगर आपको और थ्योरेटिकल लिखना है, वो वीडियो में आप जाके समझ के उस थ्योरी को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो बस ये वीडियो इसलिए लाया हूं आपको समझा सकूं। तो संचारण हमारा सिंपल सा होता है, धातु को नष्ट करने लगता है धीमे धीमे। जैसे किसी भी ह्यूमन या मानव को कैंसर की बीमारी हो जाती है, वो दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगता है, बीमारियों से ग्रस्त होने लगता है, चारों तरफ से जकड़ लेती है उसे बीमारियां, और वो अंत में उसका अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर धातु को संचारण रोग लग गया तो दिन प्रतिदिन घिसते 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 वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, उसके टुकड़े अलग अलग होने लगेंगे और वो गल के खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही हमारा संचारण कहलाता है। एक तरफ से सिंपल सा, जब लोहे पे काई लग जाती है, जंग लग जाती है, तो वो कैसा हो जाता है, उसी जैसा हाल होता है सभी धातुओं का। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये भी मैंने आपको करा दिया है, आप मेरी उस वीडियो पे जाकर विस्थापन अभिक्रिया भी समझ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको समझा देता हूं। विस्थापन अभिक्रिया हमारी क्या होती है, मैंने जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाई थी उसका पहले या दूसरा पार्ट है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक तत्व होता है वो दूसरे तत्व के यौगिक के स्थान पर जगह घेर लेता है, यानी कि वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे तत्व के स्थान पर स्थान ले लेता है। अब मैं समझाता हूं कैसे ले लेता है। मान लीजिए Mg प्लस CuSO4 है, ठीक है। इनकी जब रिएक्शन होगी तो हमारा बनेगा MgSO4, साइड में कॉपर बन जाएगा Cu हमारा। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए Mg हमारा एक तत्व है, ठीक है, लेकिन CuSO4 यहाँ पर एक था। Mg ने क्या किया, अपना स्थान छोड़कर Cu के स्थान पर आ गया और MgSO4 बना लिया, Cu बेचारा अलग कर दिया। तो यही है, एक तत्व ने दूसरे तत्व के यौगिक के स्थान पर स्थान लेकर ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां से यहां का इसका विस्थापन हो गया, ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होगी इतने बीच की, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इसको। क्या होता है, इसमें एक तत्व अपने स्थान को छोड़कर दूसरे तत्व के यौगिक के स्थान पर स्थान ले लेता है, दूसरा तत्व है इस यौगिक के स्थान पर स्थान ले लिया इसने, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी थ्योरी आप मेरे नोट्स या मैंने जो वीडियो बनाई है उन पे जो नोट्स बनाए हैं उसमें से लिख सकते हैं, या वीडियो देखकर आप वहां से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर तरीके से समझा दिए। मेरा काम है समझाने का, करा तो मैं हर चीज चुका हूं, तो आप समझिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, जिसके जरिए आप पूरे चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपने चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा अभिक्रियाओं की पहचान। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम भी यही है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो चैप्टर में अभिक्रियाओं के बारे में ज्यादा बताया गया है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया है। इसमें अभिक्रियाओं को हमको पहचानना है और बताना है ये कौन सी अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ाई थी उनमें बताया था उनको कैसे पहचानना है और उनके कैसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जिनके जरिए आप उनको पहचानेंगे। तो वो वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप क्लिक करके वो देखना, उनको समझना, और फिर आप और अच्छे से कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं अपनी एक एक करके ये इक्वेशन और इसको पहचानते हैं रिएक्शन को, कि ये हमारी कौन सी अभिक्रिया में आती है और हम इसको कैसे पहचानेंगे, वो सब चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहली इक्वेशन है हमारी 2KBr और BaI2 बना हमारा Ki और BaBr2। अब पहचानिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए 2KBr है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 2Ki हो गया, ठीक है। अब यहाँ BaI2 है, यहाँ पर BaBr2 हो गया। अब मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, देखिए अभी यहाँ पर केवल 2KBr था, यहाँ पर Ki हो गया, यानी Br की जगह I आ गया। यहाँ BaI2 था, यहाँ पर BaBr2 हो गया। यहाँ पर देखिए तत्वों का विस्थापन हो रहा है, लेकिन उनके साथ में इनके आयनों का भी विस्थापन हो रहा है। तो यानी कि दो चीजों का विस्थापन हो रहा है। जब मैंने बताया था दो चीज विस्थापित होती है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है,
कौन सी अभिक्रिया होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया होने वाली है। आप समझिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कोई तत्व तो इधर से उधर नहीं भाग रहा, तो यहाँ पर भाग रहा है, क्लियर है। के बी आर था, यहाँ पर के आई हो गया, यहाँ बी ए आई टू था, यहाँ पर बी ए बी आर टू हो गया। तो तत्व की रिएक्शन के साथ साथ हमारे आयन भी बदल रहे हैं। यहाँ पर टू था, के बी आर था, यहाँ पर टू की बी बी आर टी हो गया, बी ए पर आई टू था, यहाँ बी आर टू हो गया। देखिए आयन का हो रहा है, यहाँ पर बी ए आर है केवल, लेकिन यहाँ पर बी ए आर टू। आयन का भी तो विस्थापन हो रहा है और तत्व का भी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स हमने पहचान लिया है इसको सिंपल तरीके से, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको पहचाननी है, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमने किस तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचान लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ZnCO3 ZnNO प्लस में CO3 बन गया। अब इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है इसको भी पहचानना है, तो सारी ट्रिक्स आप माइंड में रख के समझिए। ZnCO3 यानी एक ही तत्व है, एक तत्व के टुकड़े की और दो या दो से अधिक बन गए, यानी दो बन जाए या दो या दो से अधिक बने। तो ये डेफिनेशन मैंने किस में बताई थी, थोड़ा दिमाग लगाइए आप। इसमें देखिए, एक तत्व को जब टुकड़े कई ज्यादा कर देते हैं तो विखंडित हो रहे हैं, टूट रहे हैं कई ज्यादा भागों में, उसके टुकड़े बढ़ रहे हैं, वियोजन हो रहा है। तो यहाँ पर समझिए वियोजन अभिक्रिया होगी। एक तत्व ऐसा तत्व होना चाहिए जिसके टुकड़े अधिक करें तो उत्पाद हमारे दो या दो से अधिक बने, उसके टुकड़े हो सके। तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? द्विविस्थापन। इसलिए अभिक्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक तत्व के टुकड़े किए जा रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व के दो या दो से अधिक टुकड़े कर उत्पाद का निर्माण किया जाए, ऐसी अभिक्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो उत्पाद देखिए दो या दो से अधिक बन रहे हैं, लेकिन अभिकारक हमारा एक है। ये भी समझ गए हम कि अभिकारक जब एक हो और उसके दो या दो से अधिक टुकड़े हो तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन कहलाती है। और जिसमें आयन और विस्थापन हो रहा है तत्वों का, तो ऐसी अभिक्रिया हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, H2 प्लस Cl2 से बना हमारा HCl। ये कॉमन रिएक्शन है, लेकिन ये हुआ कैसे, कौन सी अभिक्रिया है, उसको पहचानने के लिए मैंने बताया था जब हमारे दो तत्व संयोग कर सिंपल एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर संयोग हो रहा है और संयोग होकर ये दो संयोग कर एक बना रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें जुड़ रहे हैं और एक बन रहा है, तो संयोग होकर हमारा पूरा टोटल एक पार्ट बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया बहुत मजेदार हैं, और ये सारी अभिक्रियाएं मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाई हैं जो अच्छी हैं। Zn प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2, ये कौन सी रिएक्शन है आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार वाली रिएक्शन है। इसमें आप देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए Zn प्लस 2HCl MgCl2, यहाँ पर आप Mg कर लीजिए, Zn गलती से लिख दिया है क्योंकि Mg होगा यहाँ पर, Mg। तो यहाँ पर हमारा हो गया Mg2HCl MgCl2H2। अब यहाँ पर देखिए Mg हमारा सिंबल है, इधर भी सिंगल है, Mg हो गया, ठीक है। 2HCl तो H2 है और Cl भी 2 है, 2HCl है, यानी यहाँ पे आयनों का तो आदान प्रदान हो नहीं रहा, क्लियर है। आयन जिस पर जितने हैं वो वहीं पर हैं, कोई आदान प्रदान नहीं है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो ही नहीं सकती है। अब विस्थापन तो होगी, लेकिन एक बार पहचान लेते हैं। Mg यहाँ पर था, Mg यहाँ पर आ गया, लेकिन किसको गायब कर दिया? H को। तो यहाँ पर इस तत्व ने क्या किया? विस्थापन किया। यहां से उठकर ये बैठ गया H की जगह और H को हटाकर अलग भेज दिया, तो ये विस्थापन क्रिएट कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर रखना है आपको, केवल आयनों का ध्यान रखना है। अगर आयन चेंज हो रहे हैं तो क्लियर है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्ट विस्थापन अभिक्रिया लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, 2kBr था, यहाँ पर 2Ki हो गया, I पर 2 था हट गया लेकिन सिंगल रह गया, और Br पर कुछ नहीं था, यहाँ 2 रह गया। तो यहाँ पर आयनों का भी तो बदलना हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन तत्व का भी साथ में हो रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन कहेंगे। और यहाँ पर हमारा आयन का नहीं हो रहा है, केवल तत्व का हो रहा है, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही अभिक्रियाओं का है और अभिक्रियाओं को पहचानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी कई सारी रिएक्शन है, आप अब थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को समझिए, सारी रिएक्शन पहचानना शुरू कर देंगे। बस मेरी वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने आपको क्लियर तरीके से समझाया कि कौन सी अभिक्रिया को कैसे पहचाने, इस अभिक्रिया का क्या नाम है, इसके क्या रिएक्शन है, क्या गुण है, क्या सब चीजें बताएंगे। वो वीडियो आप बस देख लेना, एक बार आपको समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखने वाला हूं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। बैलेंस्ड करना इंपोर्टेंट पार्ट है। चैप्टर फर्स्ट में से कितने नंबर का आता है?
4 या 5 नंबर का खींचतान क्या आता है, लेकिन वो 4-5 नंबर आपको मालूम होने चाहिए कौन से आएंगे। समीकरण को संतुलित करना और अपक्रियाओं को पहचानना, इनसे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा आपको चैप्टर फर्स्ट से। तो आप इतना ही रखिए, इतना ही माइंड में रखिए कि अपक्रियाएं कौन सी हैं, उनकी डेफिनेशंस, अपक्रियाओं को कैसे पहचानना, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, समीकरण को कैसे सॉल्व करना, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए। उपचयन अपचयन अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अपक्रिया, अपक्रियाएं तो सारी इंपॉर्टेंट है, इनकी थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए। चैप्टर फर्स्ट से थ्योरी ज्यादा आती है, न्यूमेरिकल कम आते हैं। न्यूमेरिकल जो आते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं, केवल इक्वेशंस को बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना, और इस तरीके से आपको अपक्रियाएं पहचाननी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए, कितनी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।